मित्रों नमस्कार, मैं एसएस डोगरा एक बार फिर से आप लोगों के बीच फेसबुक लाइव शो में पुनः हाजिर हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि ये शो जो अभी आरंभ किया है हमने थोड़े दिनों से, इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल एवं हिममालिनी पत्रिका नेपाल, जिसका कि मैं दिल्ली से प्रतिनिधि करता हूं, और क्रिएटिव वर्ल्ड मीडिया एकेडमी, जो कि ये स्टूडेंट्स जो है मेरे, उन लोगों के माध्यम से जो है आज हम फिर दोबारा आपके बीच जो है रूबरू हो रहे हैं। और द्वारका परिचय का इसमें विशेष योगदान है। मीडिया विदाउट इमेज इज लाइक ए बॉडी विदाउट साउंड। Yes, myself is Dogra, journalist author from Delhi, India, again with you. As you know that photography is an important part of our day-to-day life. On this photography topic, today we have a key speaker, Mr. Sushil Khandelwal with us. Sushil, namaskar. नमस्कार नमस्कार सुरेंद्र जी, नमस्कार सब दोस्तों को नमस्कार। अंशुल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से। अंशुल को शायद कोई प्रॉब्लम है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अंशुल को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप होस्ट कर रहे हैं ना, तो इसको शेयर भी आप ही कर पाएंगे उस पे। चलो ठीक ग्रुप में, वहां से मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो जहाँ तक सुशील खंडेलवाल जी की बात है, ही इज अ वेल नोन फोटो आर्टिस्ट। ही इज इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 50 years. He has earned name, fame and everything with this special art of photography. तो मित्रों, आज आपको रूबरू कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो कि फोटो और कलाकार सुशील खंडेलवाल जी। सर नमस्कार। नमस्कार सुरेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार सब दोस्तों को जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो हम जो है, हमारे दर्शक जो हैं हमारे से जुड़े हुए जो है, विशेष तौर पर हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर से भी आपको लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे दिल्ली स्कूलिंग, थोड़ा सा उस मेमोरी के बारे में आप जो है हमें ले चलें। हाँ, मैं शुरुआत इसी चीज से मैं करता हूँ कि मैं दिल्ली में ही, आई एम बोर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, और स्कूलिंग भी मेरे शक्ति नगर, अगर आपने सुना होगा तो बेसिक स्कूलिंग वहां से हुई। ठीक है, मैंने अपने इसमें पीरियड में 3 स्कूल बदले हैं। अच्छा। एक स्कूल नहीं बदला। ओके। तो जब जब प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम वहां पे ये हुई कि वो हिंदी मीडियम हो गया, और हिंदी मीडियम होने से कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वहां मैं 1 साल फेल हो गया। तो उसके बाद पिताजी ने बोला कि इसके स्कूल में इसी में रहना या कहीं और एडमिशन दिलाएं। तो अब क्योंकि उस टाइम पे बेइज्जती होती है स्कूल के अंदर, सारे 40 स्टूडेंट्स वर फेल्ड एट दैट ईयर, यू नो, इन दैट टाइम। जी। तो अपना स्कूल मैंने चेंज कर दिया, तो हम एक टिपिकल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैं अपना एडमिशन लिया, डैडी ने एडमिशन करवा दिया, और वहाँ 3 साल में पढ़ा। और फिर मेरे को साइंस स्ट्रीम में जाना था, तो स्कूल में साइंस नहीं थी, तो साइंस पढ़ने के लिए फिर मेरे को पटेल नगर स्कूल के अंदर मेरे को जाना पड़ा। तो ये तो मेरा स्कूल का सब ये हो गया। और इसके बाद में सीधा फोटोग्राफी पे आते हैं, क्यों इतना पूरे हिस्ट्री को उसको ऐसे उसमें बताया जाए। जी। तो मेरे पिताजी है वो भी फोटोग्राफर थे जी, और बेसिकली वो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपना सिविल इंजीनियरिंग किया था जी, और लेकिन उनका भी अपना एक स्ट्रीम ऑफिस में चेंज हो गया। वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में एक फोटोग्राफी डिपार्टमेंट के अंदर उनको बुला लिया गया। तो उनका कोई बेसिक फोटोग्राफी की नॉलेज नहीं थी, लेकिन वहाँ उनके जो गुरु थे, उनके जो बॉस थे, उन्होंने उनको फोटोग्राफी सिखाया, और वो काफी एक्सपर्ट भी हुए। और उस टाइम में था, समझ लो 4th स्टैंडर्ड में था, 4th 5th स्टैंडर्ड में। तो फादर का डार्क रूम घर में होता था, और अपना जो भी करते थे, और ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना, टोटली मैनुअल, कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं थी, कोई लैब अवेलेबल नहीं थी मार्केट के अंदर कि फोटोग्राफर्स हैं वो जाएं अपना फिल्म शूट करें और मार्केट से उसको डेवलप करा के और इस तरह से काम करें। लेकिन 100% काम फोटोग्राफर वन मैन शो होता था, मतलब शूटिंग से लेके और डार्क रूम के अंदर फिल्में प्रोसेसिंग करना, और उसके बाद प्रिंटिंग करना, प्रिंटिंग करने के बाद उनको सुखाना और उनका ट्रिमिंग करना ढंग से, तो ये सब वन मैन शो होता था।
अब क्योंकि फादर थे और मेरे को उन्होंने उस वक्त कहा कि भैया बेटा मैंने तो फोटो सभी बना दिए, तो उनकी हेल्प करने के लिए मेरे को डार्क रूम के अंदर कि आप आ जाओ, इस केमिकल में फोटो इसमें डाल दीजिए एक्सपोज करके पेपर, फिर उसके बाद दूसरे केमिकल में डाल दीजिए, उसके बाद पानी में डाल दीजिए और वॉश कर दीजिए। फोटोग्राफी के बारे में मुझे सिर्फ इतना पता था अपने फादर से जी। तो उनको मैं काफी हेल्प करता रहता था। लास्ट में उनको फोटोग्राफ्स को रनिंग वाटर के अंदर कम से कम आधा पौना घंटा उनको धोना पड़ता था, जिससे कि उसमें से सारा केमिकल निकल जाए और फोटोग्राफ जो है बाद में नहीं तो वो केमिकल उन पे रिएक्शन करता था और बाद में येलो हो जाते थे, कुछ खराब हो जाते थे फोटो। तो वॉशिंग जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी फोटोग्राफ्स की, तो वो सब हेल्प करते मैंने धीरे धीरे वो करना सीखा था। तो जब हम 10th स्टैंडर्ड में पहुंचे तो एक वर्क एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के पास होता था, तो वहां मैंने फोटोग्राफी ले लिया वर्क एक्सपीरियंस में। तो टीचर जो है हमें, जो केमिस्ट्री के हमारे टीचर थे, वो फोटोग्राफी पढ़ाते थे, उनको भी कुछ नहीं आता था। नहीं तो स्कूल के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर फोटोग्राफी एज ए सब्जेक्ट लिया आपने? हाँ, एक सब्जेक्ट होता था। आपको ध्यान होगा जब 10+2 का जब बात चली थी ना, तो उस टाइम पे ये वो था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, उनको स्किल जॉब भी उनको आनी चाहिए बाद में। अगर मान लो कोई स्टूडेंट्स नहीं ठीक पढ़ पाता, कुछ पढ़ पाता, तो कुछ ना कुछ एक स्किल उसको एक प्रोफेशन में जाने के लिए कोई भी एक चीज थी। जैसे उसमें कमर्शियल आर्ट था, उसके अंदर फोटोग्राफी थी, वोकेशनल स्टडीज में, वोकेशनल स्टडीज के लिए जैसे है, तो उस तरह का वो कोर्सेज था। तो फोटोग्राफी मेरे को ऑप्शन मेरे को मिली, तो मैंने फोटोग्राफी चूज किया था। तो तब मैं उस तरह से फादर से जो कुछ सीखा था, मैं क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ मैं उनको एक्सप्लेन करता था। तो करते 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 ये सब मैंने बेसिक्स, मेरा जो फोटोग्राफी का था और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो तभी मुझे लगा कि मेरे को आगे फोटोग्राफी में ही परस्यू करना है। तो ये तो मेरा बेसिक है, शुरू का है। अब बताइए और क्या चीज मैं आपको बताऊं। तो आपने बेसिकली वो तो आपकी मतलब, क्योंकि पिता से आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला फोटोग्राफी, जैसे आपने बताया डार्क रूम घर में ही मतलब मैनेज किया हुआ था, आप भी उनकी हेल्प करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था उस समय। फिर आपने ऐसे सब्जेक्ट भी आपने स्कूल में पढ़ा, लेकिन ऐसी कोई मतलब विशेष कोई मेमोरी हो जिसकी वजह से आप जो है इस प्रोफेशन को चुनने के लिए आपका मन करा कि नहीं, मैंने तो बनना ही फोटोग्राफी में कुछ नाम करना है? देखिए, विशेष तो इसमें यह था कि बहुत इंटरेस्टिंग था ये फोटोग्राफी। मतलब उसमें यह है कि आपको अपना कैमरे से जब शूट करके, और सबसे पहले तो वही अपना एक आर्ट है, ठीक है। सारे कैमरास मैनुअल होते थे, कोई ऑटोमेटिक ऑटो मोड कुछ नहीं था। आपको नॉलेज लाइट की चाहिए, आपको प्रॉपर कैमरा की नॉलेज चाहिए, उसमें किस तरह से अपर्चर को सेट करना है, किस तरह से शटर स्पीड आपने सेट करनी है। तो जब तक ये प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब आप फोटो आप नहीं शूट कर सकते, ठीक है ना। तो वहां से लेके फिर आपने फिल्में शूट की हैं। अब फिल्म को घर में डेवलप करना है, उसके लिए भी अपना एक खास स्किल जॉब थी वो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि फिल्म को अगर मान लो टैंक के अंदर हम प्रोसेस करते थे, तो उसमें एक स्पाइरल होती थी। उस फिल्म को स्पाइरल में लगाना, वो भी अपने आप में एक मतलब उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता था। अगर कहीं वो फिल्म कहीं गीली रह गई या स्पाइरल कहीं गीली रह गई, उसमें कोई मॉइस्चर आ गया और वो फिल्म अगर उसमें अटक गई, तो समझ लिए कि आपके वो सारी फिल्म बेकार, और आपने जो काम किया है, जो मेहनत की है, वो सारा आपका समय गया, पैसा गया, मेहनत गई। तो वो सब मेरे को देखा कि बहुत ही मतलब एक्सपर्टीज का काम था। जिसने उसके ऊपर अपनी अगर एक्सपर्ट हो गया, अपनी कमांड रख ली, वही एक अच्छा फोटोग्राफर होता था, जिसके पास अपना डार्क रूम हो, अपने लाजर हो, अपना सब कुछ, अपने एक पूरा वन मैन शो होता था। और ऐसा नहीं है, आप ये देखिए कि आप एक फिल्म को शूटिंग करके आए, शूटिंग करने के बाद आपने फिल्म प्रोसेस किया, फिल्म प्रोसेसिंग करने में 1-2 घंटे का टाइम लगता था, फिर उसको सूखने में टाइम लगता था, फिर उसको डार्क रूम में आप लेके जा रहे हैं, नेगेटिव से उसको इमेज को पेपर पे बना रहे हैं, पेपर को फिर आप केमिकल में डाल रहे हैं, उसके बाद फिर वॉशिंग कर रहे हैं, वॉशिंग करने के बाद उसको धो रहे हैं, धोने के बाद क्या होता है, पेपर वॉर्प होता है, फिर उसको आपको सीधा भी करना है। तो ये तो तब था जब आपकी ग्लेजिंग मशीन्स नहीं आई थी, मैट पेपर होता था। अब उसको फिर सीधा करना तो उसको वजन के नीचे दबा के रखना पड़ेगा, प्रेस करके उसको रखना पड़ेगा कि सुबह तक एकदम फ्लैट हो जाए। ऐसा नहीं कि आप फिल्म लेके गए, लैब के अंदर गए, उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस से प्रिंट बाहर निकला और फर्स्ट क्लास ग्लेज प्रिंट आपके हाथ में आ रहे हैं। ऐसा नहीं था, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब थी और एक बड़ा टीडियस।
तो उसमें हर जगह आपको परफेक्शन से काम करना पड़ता था। किसी भी एक लेवल पे अगर आपकी जो परफेक्शन अगर खत्म हो गई तो समझ लीजिए कि फिर आप रिजल्ट नहीं ला सकते थे उसमें। जी, तो ये मेरे को ऐसे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और मुझे लगा कि फोटोग्राफर बनना ही है। तो थोड़ा सा इंक्लिनेशन आर्ट की तरफ भी था, इसलिए जाके फिर मैंने अपने आप पे फोटोग्राफी चूज किया। तो जो फोटोग्राफी की बात करें, जो आपने प्रोफेशनली आप जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद जो आप मतलब इसी फील्ड में आए, आपने नौकरी की या आपने काफी कुछ उपलब्धियां भी हासिल करी फोटोग्राफी में, और फिर आज आपने जो मुकाम हासिल करा है, तो जो वो जो जीवन पर जो आपका रहा एक यात्रा प्रोफेशनल फोटोग्राफर के तौर पर, थोड़ा उस विषय पे आप अगर कंसंट्रेट करके हमें थोड़ा बताएं तो अच्छा लगेगा। उसमें आपकी कुछ एग्जीबिशंस हैं, आपका जो प्रोफाइल, आपके अचीवमेंट जो आपने कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी भी आपने करी, और इंडोर आउटडोर फोटोग्राफी, मतलब एक बहुत बड़ा जो है आपने मतलब जीवन 50 साल मतलब मायने रखता है एक उम्र के। तो 50 साल आपने जो किए उसमें मतलब आपकी जॉब भी है, साथ में आपने जो है कुछ अपने पर्सनल फोटो एग्जीबिशन करे और बड़े बड़े एग्जीबिशन करे हैं। मुझे मालूम है कुतुब मीनार पे भी आपकी कुछ एग्जीबिशन रही और कई दिल्ली के प्रमुख स्थलों पर, और इवन आप जो है एडवेंचर फोटोग्राफी के लिए कई जगह अपने बड़े दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाते रहे हैं। थोड़ा उनके ऊपर आप थोड़ा अपने विचार बताएं। देखिए, इसमें तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो पैशन, जब तक पैशन नहीं होगा आपके अंदर तब तक आप ये सारी चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जब कॉलेज में क्या था कि आदमी जब उस वक्त पढ़ाई जो करता था, बच्चे वो पढ़ाई इसलिए करते थे कि आप ग्रेजुएट हो जाओ और उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि हमारे टाइम पे उस 3 स्ट्रीम होते थे। एक तो आपका अपना जिसको आर्ट बोलते थे, आजकल ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, तब आर्ट बोला जाता था कि बीए कर लो या कॉमर्स स्ट्रीम में जाके बीकॉम कर लो, या उसके बाद आप साइंस अगर स्टूडेंट हो तो साइंस करके आप बीएससी कर लो, एमएससी कर लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं था। और ग्रेजुएट होने के बाद आपने फिर अपनी नौकरियां ढूंढनी है। तो जब ये मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लिया तो सेकेंड ईयर में मैंने अपने फादर के साथ जो फोटोग्राफी का बेस मैंने सीखा था, तो मैंने एक फॉर्मल एक कोर्स फोटोग्राफी का मैंने किया था, डिप्लोमा कोर्स। वो कोर्स करने के बाद मेरे को फोटोग्राफी के बेसिक्स पे पता लगे, तो जो मैंने फादर से सीखा था उससे और पॉलिश हो गया मैं इस फील्ड के अंदर। तो 1982 में आप ये मान के चलिए कि मैंने अपना फोटोग्राफी कैरियर शुरू कर दिया था जी। और उस टाइम पे ये जो अपना एशियन गेम्स थे 82 में, तो जो ये स्टेडियम बने एशिया डे टूर के अंदर, तो उसमें इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जैसे बना और ताल करोटा स्विमिंग पूल बना। तो ये जो आर्किटेक्ट्स थे इनके लिए मैंने ये इन बिल्डिंग्स को मैंने शूट किया। मतलब बिल्डिंग्स तो के बनते हुए उनके ऑफिसेज में जाके जो हर बिल्डिंग की एक अपनी ड्राइंग्स बनती थी, उनके ड्राइंग्स की मैंने काफी शूट किया। बहुत एक्सटेंसिवली काम किया मैंने फोटोग्राफी के ऊपर, इसके ऊपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा ये। तो इन द मीन टाइम फिर मैं अपने, क्योंकि मेरे फादर स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में थे, जो कि बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टेडियम के सामने है, उनसे मैं मिलने गया था। तो जब मिलने गया तो हमारे जो उनके सीनियर्स थे, फादर ने इंट्रोड्यूस कराया कि इज माय सन एंड इज डूइंग द फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी इन्होंने करना शुरू किया अपना। वहां मेरे को उन्होंने ऑफर दिया कि आप हमारे कॉलेज की भी आके मदद कीजिए फोटोग्राफी में, क्योंकि ऑलरेडी जो वहाँ पे हमारे कलीग थे वो लॉन्ग लीव पे गए थे। तो ये कह के मैं बस वो डेली वेजेस पे मेरे को वहाँ पे चांस मिला, एसपीए के अंदर नौकरी मिल गई, जबकि मैं नौकरी करना नहीं चाह रहा था उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि फादर थे वो कहने लगे नहीं आप कीजिए, और नौकरी भी साथ साथ करते रहना और अपना काम भी साथ साथ करते रहना। लेकिन वो दोनों चीजें साथ हो नहीं पाती थी। लेकिन फिर हुआ क्या कि वो कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में जब घुसे तो वहाँ आर्किटेक्ट्स की बहुत सारे आर्किटेक्ट्स से मुलाकात हुई, उनके प्रोजेक्ट्स से तो काम करना मैंने शुरू किया। तो इस तरह से मुझे लगा कि फोटोग्राफी का जो मेरा एक शौक था वो एक चैलेंजिंग जॉब होना चाहिए हमेशा फोटोग्राफी के अंदर। देखिए, एक नॉर्मल फोटोग्राफी जो है, आपने कैमरे के बारे में सीख लिया, कैमरे को आपको चलाना आ गया और आप एक फोटोग्राफर बन गए। अब आपने करना क्या है? क्वेश्चन ये आता है कि फोटोग्राफी सीखने के बाद आपने करना है, तो उसमें फिर बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं।
में आप फैशन फोटोग्राफी लेके चलिए, आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी लेके चलिए, आप इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी लेके चलिए, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी हो गया, फैशन शूट्स हो गया, तो अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। तो आपने किसमें स्पेशलाइजेशन करना है वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्योंकि मेरी शुरुआती बिल्डिंग्स वगैरह फोटो शूट करने से हुई थी, तो तभी मैंने अपना जो एक्सपर्टीज मेरे को था वो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी के अंदर मैंने वो काम करना शुरू किया, और काफी सारे आर्किटेक्ट्स के लिए मैंने उस टाइम काम किया। और फिर जब जॉब लग गया तो वो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके काम है, सब किए, बड़ा फ्रेंडली मैंने उन सब लोगों के लिए काम किए, और इस तरह से मैंने स्ट्रीम तो मेरा आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी है। बहुत बढ़िया। सुशील जी, बीच में अभी हमारे वो अंशुल राजपूत भी जुड़ गए हैं मेरठ से, हमारे स्टूडेंट, और एक हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं ऑल इंडिया रेडियो से, उदय मन्ना साहब। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि भारत के दिवंगत टॉप महान फोटोग्राफर या फोटो पत्रकार या फोटोग्राफर किसे मानते हैं? मतलब उनके मन में एक जिज्ञासा है, अगर आपके नॉलेज में कोई इस तरह का हो तो आप बताएं। मतलब जो महान फोटोग्राफर थे। हाँ जी। देखिए, जो महान शब्द आपने लगाया है ना, ये महान शब्द कहाँ लगता है? जो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, जिसका काम जाना जाता हो, जिसके काम को लोग पहचानते हैं और उसका काम लोग पसंद करते हैं, वो महान हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अब जैसे अब बात करते हैं, एक महान फोटोग्राफर रहे यूसुफ कार्श। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। यूसुफ कार्श महान का कैसे बने? वो पोर्ट्रेचर में बहुत ही एक्सपर्ट थे, मतलब उनके फोटोग्राफ्स को शूट करने के लिए, पोर्ट्रेट शूट करने के लिए उनको बुलाया जाता था। अब आप ये मान के चलिए कि किसी फोटोग्राफर को आप पोर्ट्रेट्स के लिए बुला रहे हैं, तो उसकी एक्सपर्टीज पोर्ट्रेचर में थी कि पोर्ट्रेट्स कैसे शूट किया जाए। ठीक है, उस आदमी की पर्सनैलिटी देख के, उसका फेस देख के, उसका बैकग्राउंड देख के, कहाँ बैठे हैं, कौन है, आर्टिस्ट हैं, क्या है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब का। तो एक छोटी सी एक कहानी है, विंस्टन चर्चिल, उनकी फोटो एक बार शूट करनी थी। तो जो चर्चिल साहब थे, उनका हमेशा मुंह में सिगार रहता था। अब ये सुनिए कि मैं वो महानता की बात कर रहा हूँ कि वो महान कैसे बनते हैं। तो अब उनका कोई भी फोटोग्राफ ऐसा नहीं था कि वो सिगार के बिना हो, लेकिन वो चाह रहे थे कि फोटोग्राफ जो है ना, ये बिना सिगार के होए तो ज्यादा अच्छा है। तो कार्श साहब को बुलाया गया कि आप जरा इनका, चर्चिल जी का फोटोग्राफ शूट कीजिए। ये बहुत फेमस कहानी है, ये पुराने लोग अक्सर सब जानते हैं इस चीज को ना, नए लोगों को नहीं पता ही कि है क्या ये। और अपने जो चर्चिल थे वो थोड़ा बहुत मतलब गर्म मिजाज के थे, मतलब नाक में मक्खी नहीं बैठने देते थे किसी से। और उनका ऐसे था कि हाँ, तो उनका ये था कि आपको फोटोग्राफ्स खींचने के लिए आपको हम सिर्फ 5 या 10 मिनट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो कार्श साहब ने क्या किया, उनके रूम में गए, वहां देखा क्या करना है, सारा सेटिंग किया। अब आप देखिए, वहां पे कोई लाइट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मैनुअल है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं था। आपने वहां जाके सबसे पहले बैठ के वहां पे सारा सेटअप किया और कैमरा तैयार करके, और अब उन्होंने बोला कि ठीक है लाइए, अब तुरंत फोटो खींच देना, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड। तो उन्होंने जाके और अपने चर्चिल साहब आके बैठे और उनके नजदीक जाके ऐसे कुछ करते करते, और अचानक उनके मुंह से सिगार खींच दिया। उनके मुंह से सिगार खींच कर एक साइड पे हो गए और अपने असिस्टेंट को बोले कि फोटो ले लो एकदम। तो जैसे ही उन्होंने सिगार खींचा, उनके असिस्टेंट ने फोटोग्राफ लिया, और वो चर्चिल के मुंह से सिगार खींचना, मतलब किसी को कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी, उनके जाके मुंह से खींच देना। और उनका एक्सप्रेशन बड़ा गुस्से वाला हो गया और क्लिक एकदम फोटोग्राफ शूट किया। अब आपको यकीन नहीं आएगा कि वो चर्चिल जी का सबसे बेस्ट फोटोग्राफ जो उनको खुद को पसंद आया, बिना सिगार के। अब देखिए, ये कहानी फोटोग्राफर इस तरह का काम करने के बाद महान बना, या महान था इसलिए उसने ये सब हिम्मत करने की बात को जुटाया। तो अब ये फोटोग्राफी की महान फोटोग्राफर जो है, मेरे को समझ में आता कि वो कौन होते हैं महान फोटोग्राफर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने इतना सब काम किया, सारा कुछ किया, मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं एक महान फोटोग्राफर, क्योंकि आज भी हर काम आपके लिए चैलेंजिंग होता है। हर काम आप जो नई भी असाइनमेंट करने जाते हैं, वो कोई इंडस्ट्रियल असाइनमेंट शूट कर रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग शूट कर रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं होता लोकेशन का, आपको उस इंडस्ट्री के अंदर जाके नहीं पता लगता कि मेरे को शूट क्या करना है, कैसे करना है, वहां का एटमॉस्फेयर क्या है।
ठीक है, वहाँ केमिकल बनता है, यहाँ वो कोई स्टील प्लांट है तो स्टील, आप देखिए पूरा का पूरा जो है ये सारी चीजों को स्टडी कर तब जाके आप इस तरह के काम कर पाते हैं। तो आप महान काम करते चलिए, आप महान फोटोग्राफर बन जाएंगे। ये है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए खैर, मेरे को लगता है कि मन्ना जी का जवाब आपने प्रश्न का अच्छे दिया है कि अपने काम ही आदमी को महान बनाते हैं, और कितना टफ उन्होंने महान, अगर मैं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूं तो महान फोटोग्राफर्स में हमारे हिंदुस्तान को रघुराय जी का एक नाम है। रघुराय साहब जो है वो बड़ा, और वो पहले इंडिया टुडे के अंदर बहुत काम करते थे, वो फोटो जर्नलिस्ट थे, और उन्होंने भी एक जिससे वो रघुराय बने वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा एक बार भोपाल गैस कांड हुआ था जी। अब उस टाइम पे फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा नहीं होते थे, तो उन्होंने क्या किया, वो भोपाल जाके और खतरा मोल लेके वहां पे जाके उस इवेंट को शूट किया। वहां पे लोग मरे हुए हैं, उनकी एक फोटोग्राफ बहुत मशहूर हुई थी जिसके अंदर कि वो एक बच्चा जमीन के अंदर दबा पड़ा है, तो एक फोटोग्राफ उनका वो शूट किया। तो आपने महान काम किया तो आप महान बन गए। वो मीडिया से रिलेटेड थे और वीवीआईपीज के साथ जाते थे, प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जाते थे, मिनिस्टर्स के साथ जाते थे, करते, तो ये सब इन्होंने काम किया, अच्छा खासा किया, तो वो महान फोटोग्राफर में से हैं हिंदुस्तान के। ये होता है कि आप महान काम करें तो आप महान बन सकते हैं, इसके लिए है। तो मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज का उत्तर मिल गया होगा कि वो कह रहे थे कि किसी एक दो के नाम बताइए, तो रघुराय साहब का मैंने नाम बताया कि वो एक है इस तरह के फोटोग्राफ, वो लेजेंड है। जी सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ सर, मीडिया विद्यार्थियों के जीवन में फोटोग्राफी का क्या महत्व है सर? मीडिया, देखिए मीडिया के अंदर फोटोग्राफी का महत्व जो है, आपने कहा होगा कि एक क्लॉज है, एक कहा जाता है कि ए पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। आपको पता है, सुना है आपने? तो अगर आप किसी चीज को 1000 शब्दों में लिखना चाहेंगे और अगर वो की एक फोटोग्राफ उसके साथ लगा दें तो आपका जो लिखने का कार्य है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो फोटोग्राफी अपने आप बोलना शुरू कर देगी। ठीक है, और इसमें एविडेंसेस चाहिए थे आपको। अब खाली किसी एक कहानी को अगर आप लिख के दिखाएंगे तो उस कहानी में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक कि उसके साथ फोटोग्राफ नहीं हो। तो फोटोग्राफ तो आज की तारीख में, आज के मतलब बहुत पहले से ही फोटोग्राफ तो एडवर्टीजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। हर चीज बिना किसी भी फोटोग्राफ के बिना होती नहीं है। हर जगह आपको फोटोग्राफ चाहिए, आपको पासपोर्ट बनवाना है तो फोटोग्राफ चाहिए, आपको किसी चीज के लिए कोर्ट केसेस होते हैं, आपको मकान के फोटोग्राफ चाहिए तो वो वहां दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, मीडिया के अंदर भी आपको क्या है कि मीडिया के अंदर आपको जो मोमेंट कैप्चर करनी होती है जाके, उसके लिए आप देखिए कि अब कोई भी इवेंट इस तरह का होता है, हजारों फोटोग्राफर आज की तारीख में काम कर रहे हैं। अब उनके तो यहाँ तक इतना होता है कि होड़ लगी होती है कि मैं पहले जाके फोटोग्राफ शूट करूं, मैं पहले जाके फोटोग्राफ करूं, और सैकड़ों फोटोग्राफर एक इवेंट के पीछे वो करने, इवन उनके कैमरा तक टूट जाते हैं। मतलब इतनी होड़ लग गई है। तो आप बताइए कि आप फोटोग्राफ दिखाएंगे या कहानी लिख के आप किसी चीज को समझा सकते हैं? तो इसलिए फोटोग्राफी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में, मीडिया में नहीं, हर जगह। एडवर्टीजमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? तो ये महत्व है फोटोग्राफी का। जी सर, फोटोग्राफी कितने प्रकार की होती है सर? जी क्या बेटा? फोटोग्राफी कितने प्रकार की होती है सर? फोटोग्राफी कितने प्रकार की होती है? देखिए फोटोग्राफी के प्रकार में मैंने जैसे आपको बताया था कि फोटोग्राफी आप जब सीख लेते हैं उसके बाद अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। ये आपने देखना आपने क्या करना है, क्योंकि आप मीडिया से हैं तो आपको फोटोग्राफी मीडिया के लिए चाहिए। ठीक है, मेरे को मीडिया का अगर मेरे को चांस नहीं मिला तो मेरे को मैं फैशन फोटोग्राफी शूट करना शुरू कर दूंगा। मैं आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, जैसे मैं हूं, मैं आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल करता हूं। ठीक है, तो आपकी ना हर एक फोटोग्राफी में एक स्ट्रीम है, आपको उसकी एक्सपर्टीज चाहिए। अगर मैं इंडस्ट्रियां शूट करने जा रहा हूं तो मुझे पता है कि किस इंडस्ट्री को कहाँ शूट करना है, कैसे करना है। और इंडस्ट्री में भी अलग अलग तरीके हैं। मान लो मैं स्टील प्लांट अगर शूट करने जा रहा हूँ, ठीक है, और या मैं एक जैसे कोई दूध का प्लांट है, जैसे अमूल वालों का प्लांट है, वो शूट करने जा रहा हूँ, ये बहुत अलग चीज है। ठीक है, और आर्किटेक्चर शूट करने जा रहा हूँ तो ये बहुत ही अलग चीज हो गई। आर्किटेक्चर शूट के अंदर पता है कि आपको बिल्डिंग को देख के किस जगह से बिल्डिंग को खूबसूरत लग रही है और किस समय उसको मैं शूट करूंगा कि उसके ऊपर जो बिल्डिंग की सबसे अच्छी छायाग्राफी लगे, जो शेडो पड़ती है बिल्डिंग की, तो ये आपको स्टडी करना है। तो हर फील्ड के अंदर बेसिक फोटोग्राफी सीखने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हैं। मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, वो या तो फिल्म मेकिंग में जाएंगे या फैशन शूट्स के अंदर जाएंगे, उनको यही लाइन मिलेगी। वो इंडस्ट्रियल में नहीं जाएंगे क्योंकि उनका बेसिक
उन्होंने मास कम्युनिकेशन से ये सीखा हुआ है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर जो जाते हैं, आपको स्पोर्ट्स वाली मास्टरी होती है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है, उनके इक्विपमेंट अलग है, उनके लेंसेज बहुत महंगे हैं। तो अब वो वाइल्ड लाइफ वाला फोटोग्राफर जो है, वाइल्ड लाइफ का ही काम ज्यादातर करते हैं। तो ये मिक्स नहीं होता अपनी एक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 30-32 साल हो गए आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के अंदर। मैं किसी बिल्डिंग की फोटोग्राफ जब शूट करने जाता हूँ तो बिल्डिंग के एक कॉर्नर पे खड़े होकर मुझे ये आइडिया होता है कि मैं अगर इसको शाम के टाइम उस एंगल से शूट करूंगा, ये विजुअलाइजेशन होता है। आपको ये एक्सपीरियंस से आएगा। आपको मैं आपको बोलूं कि आप ये बिल्डिंग की मेरे को फोटो ला दो, आप कहेंगे ठीक है जी मैं जाता हूँ, आप कैमरे से फोटो शूट करके ले आ जाएंगे। लेकिन नहीं, आप वो बिल्डिंग किस एंगल से अच्छी लगेगी, किस समय अच्छी लगेगी, लाइटिंग कंडीशन ऐसी उसके लिए चाहिए। ऐसी फैशन शूट्स के अंदर है। फैशन शूट्स के अंदर हर तरह के फेस को आप शूट करते हैं। किसी की नाक लंबी है, किसी का चेहरा चौड़ा है, किसी का चेहरा लंबा है, उनको किस एंगल से शूट करना है, इसकी अपनी एक प्रॉपर एक स्टडी है। कौन सी फोटो को किस जगह, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी फिल्म स्टार्स होते हैं, इनके जो शूट करने वाले होते हैं या जो इनके सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, उनको पता है कि ये स्टार जो है इस एंगल से बहुत अच्छा लगेगा, और वो ज्यादातर उसी एंगल से फोटो शूट करते हैं। ये एक्सपीरियंस से आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो स्ट्रीम में तो मैंने आपको बताया कि 10-12 स्ट्रीम्स हैं। फोटो जर्नलिज्म हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, अंडर वाटर फोटोग्राफी अपने आप में अलग है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अपने आप में अलग है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को आप आसान समझते हैं क्या? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अंदर तो आपको जंगल में जाके जानवर बनना पड़ता है। आपका समझ लो जंगल जो है ना एक दूसरा घर होता है। आसान नहीं है। अगर आप उठा के अपना नेशनल ज्योग्राफी वगैरह इस तरह की इनके वीडियोस देखिए, वो कैसे कैसे वीडियोस बनाते हैं, मतलब वो उनको फिर दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने वाइल्ड लाइफ में जाना है तो समझ लो कि आप सब कुछ भूल जाओ, सीधा जंगल में जाओ, उसी हिसाब से आपको इक्विपमेंट चाहिए। बर्ड फोटोग्राफी आजकल लोग बहुत कर रहे हैं। अब बर्ड फोटोग्राफी देखिए, आपको बर्ड ढूंढना है, पहले तो पेड़ों पे बैठे हुए, टेलीलेंस आपको चाहिए, है ना। तो किसी भी स्ट्रीम की फोटोग्राफी अगर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे तो आसान नहीं है। ठीक है, तो आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है। सुशील जी, एक मेरे जहन क्वेश्चन है कि एक अच्छी फोटोग्राफी करना और फोटोग्राफी में कैरियर बनाने के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो है वो मीडिया से जुड़े हुए हैं हमारे इस समय जो व्यू कर रहे हैं, और मीडिया कर्मी मोस्टली हैं। तो फोटोग्राफी जो है, अच्छी फोटोग्राफी के लिए और फोटोग्राफी में कैरियर बनाने के लिए कुछ टिप्स जरूर बताओ। देखिए, आज का जो समय चल रहा है फोटोग्राफी के लिए, जब मेरे फादर ने फोटोग्राफी की थी और मैं बचपन में उनके साथ शुरू किया था, और जब 1980, 81, 82 तक भी बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स नहीं होते थे, क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज बाहर नहीं है। आपके पास फोटोग्राफी की फैसिलिटी बाहर नहीं है। 82 में 83 में सबसे पहली लैब लगी थी, DCPL, ठीक है, दिल्ली QSS लैब जिसको बोलते थे। ठीक है, तो ये था कि आप अपने फिल्म शूट करें, लैब में दें, आपको प्रिंट बना के दे देंगे, और आप जाके क्लाइंट को आप दे दें पैसे, फोटोग्राफ्स, और अपने चार्जेस ले लें। वो आने के बाद बहुत सारे फोटोग्राफर्स आ गए, और आज आप खुद ही देख रहे हैं कि कैमरास बहुत ऑटोमेटिक हो गए हैं। एक टाइम था कि आपको अच्छा कैमरा जो है बाहर से इंपोर्ट करना होता था, और उसकी 300% आपको ड्यूटी पे करनी होती थी। तो एक आम इंसान तो फोटोग्राफर जो है अच्छा कैमरा बाहर से मंगा ही नहीं सकता था, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता था। आज आपके पास कैमरों की कमी नहीं है। आप देखिए, स्कूल लेवल तक के जो बच्चे हैं वो अच्छे प्रोफेशनल कैमरास अफोर्ड कर पा रहे हैं, और उनके पास कैमरास हैं, और इतना आसान हो गया कि कैमरा लो और जाके पिक्चर शूट कर दो, अब हम फोटोग्राफर बन गए। तो अगर इस तरह के कंपटीशन में आप रहोगे तो फिर आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। बेस्ट तो ये कि पहले तो अपने स्ट्रीम चुने कि आपको किस चीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है, और उसमें जाके उसके तरह का इक्विपमेंट आप लें, और उसके ऊपर थॉरो नॉलेज आप गेन करें। तो तब जाके आपको एक समय लगेगा उस काम को करने और सीखने में, और अपनी एक जगह बनाने में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई के अंदर बहुत सारे फैशन शूट्स करने वाले हैं, किसका नाम है, 4-5 फोटोग्राफर्स हैं। इसी तरह से इंडस्ट्री के 4-5 फोटोग्राफर्स हैं। आर्किटेक्चर के भी बहुत कम फोटोग्राफर्स हैं। तो अगर मैं किसी भी स्टूडेंट को जो अभी ग्रेजुएट होके बाहर निकला है, उसको बोले कि आप जाके एक आर्किटेक्चर शूट करके आ जाओ, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि क्या नॉलेज है। मैंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, मैं एक आर्किटेक्ट, मैंने अपनी बिल्डिंग को डिजाइन किया, मुझे उसके अच्छे फोटोग्राफ चाहिए। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए सिंपल वे में, घर में कोई छोटा बच्चा है,
पेरेंट्स लेके चलते हैं उसको, स्टूडियो लेके जाते हैं, वो खुद फोटो तो शूट कर रहे हैं लेकिन स्टूडियो जाके बच्चे की फोटो शूट करा के लाएंगे एक प्रोफेशनल से। तो अगर वो किसी पोर्ट्रेट करने वाले फोटोग्राफर के पास चले गए तो अच्छा फोटो आ जाएगा, नहीं तो आप घर में खुद भी कर सकते हैं। तो फर्क क्या होता है खुद के फोटोग्राफ शूट करने में और प्रोफेशनल से करवाने में? क्योंकि उनको नॉलेज है, तो बेसिक नॉलेज है कि किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। तो ये है, आपको स्ट्रीम देखनी पड़ेगी, उसी में जाना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। और जैसे अभी मेरे को अभी सुरेंद्र जी ने बोला कि ट्रैवल फोटोग्राफी, एडवेंचर फोटोग्राफी है, मेरे को एडवेंचर का भी बहुत शौक है। 1996 में, नहीं लॉन्ग बैक, मतलब मारुति 800 के अंदर मैंने 3000 किलोमीटर दिल्ली से लद्दाख ट्रेवल किया और वहां जाके मैं शूट किया था। हाँ, और वो 3000 किलोमीटर यहाँ से और लद्दाख होके और दिल्ली वापस आना 10 दिन का मेरा ट्रिप था। और क्या एडवेंचर्स था उस टाइम पे। आज जो आप 3 इडियट्स के बाद जो पेंगोंग लेक उसमें दिखाया गया कि आमिर खान जी वहां जाके, तो तब जाके सब लोग पेंगोंग लेक की तरफ जाने लगे। हम तो उससे भी करीब 10 साल पहले पेंगोंग लेक होके आए थे और वो इस वक्त इतना मतलब नेचुरल वहां पे सीन था, ब्यूटी थी उसकी, मजा आ गया था उसको देख के। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपके शौक क्या है, कैसे। ये है, मुझे फोटोग्राफी कोई आसान काम नहीं है अपने आप में, मतलब आर्ट तो है ही है, उसके अलावा मतलब बड़ा हार्डशिप भी है। हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आसान, आपने कैमरा लिया, आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, लेक आ गया, कुछ भी आ गया, आपने शूट कर लिया, घर में लाकर आप एंजॉय कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आपको किसी को प्रोफेशनली आपने काम करना है, मान लो कोई इंडस्ट्रिस्ट है, उन्होंने बोला कि हमारे को इंडस्ट्री शूट करनी है, तो एक किसी खास थीम को लेके जब आपको शूट करना है एज पर देयर स्पेसिफिकेशंस, तो वो शूट करने के लिए आपको वो थॉरो नॉलेज चाहिए। और वो प्रोफेशनली काम कैसे करना है उसका अपना एक अलग तरीके होते हैं कि आपने पहले इंडस्ट्री लिया, पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट मांगी कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे शूट करना है, फिर वहां पे लोकेशंस पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा, लोकेशंस नजदीक है तो आप चले गए, लेकिन अगर लोकेशन बाहर है तो वो तो आपने जाके पहले 1 या 2 दिन तो आपको प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा क्या क्या शूट करना है, और उसके लिए अपना एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि आज हम ये शूट करेंगे। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक स्टील प्लांट शूट कर रहा था, तो उसमें लोहे को गला के और उसमें उसकी बिलेट्स बनती हैं। तो वो जो जिस भट्टी में वो लोहा गलाया जाता है उसमें 6 घंटे का प्रोसेस है। लोहा डाला और उसके बाद गला के उसको पोर करेंगे तो वो 6 घंटे का टाइम लेता है। अगर आपने 6 घंटे और उसके बाद 1 सेकंड भी वो लेट नहीं करते, सुशील जी आप आइए, तैयार हो जाइए, कैमरे में सब हमने तैयार करके रखे हुए। और इतनी हीट होती थी वहां पे कि अगर आपने कैमरे को अगर 5 मिनट के लिए उस भट्टी के पास रख दिया तो आपका कैमरा भी मेल्ट हो सकता है। तो आपने अपने आप को देख लिया, ठीक है, उसको प्लान किया कि मैं यहाँ से शूट करूंगा, कैमरा लिया, रीडिंग ले लिया, सब कुछ ले लिया। ऑटोमेटिक नहीं है, ये सब मैनुअल शूट हो रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। और जैसे उन्होंने पोर किया और इतना गरम रेड हॉट उसके पतंगे गिरते हैं, है ना, आपको बच के रहना पड़ता है, और बहुत खतरे वाला काम है ये। अभी रिसेंटली मैं 3-4 महीने पहले मैं गया था तिरुपति में, शूट करके आया था। वहाँ ये स्टील बनता है, जो तार जो होते हैं बड़े बड़े, वहां इतनी स्पीड से वो तार मशीन से निकलता है कि अगर वो कहीं बीच में अटक जाए तो वो इकट्ठा होकर ऐसे फैल के, और वो किसके ऊपर भी गिर जाएगा नहीं पता आपको। तो आप कंसंट्रेट काम पे भी कर रहे हैं, आपको अपना शेड्यूल भी फॉलो अप करना है, और आपके ये भी ध्यान रखना कि कोई पीछे से कोई गर्म चीज ना आ जाए, कोई तार ना आ जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, आपको उसको भी बचा के रखना है। तो ये आसान काम नहीं है। असली चैलेंजिंग फोटोग्राफी तभी होती है जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाके आप काम करते हैं। अदरवाइज तो आजकल सब फोटोग्राफर हैं, मोबाइल कैमरा लेके आप कुछ भी शूट कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सबको कि बहुत अच्छे फोटो आए हैं, लेकिन वहां जाके जब आपको अच्छा आपसे मैं बल्कि इसी विषय पे एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी कि तो अब एक क्रांति सी आ गई है, मतलब मोबाइल, खासतौर पर एंड्रॉयड फोन आने के बाद। हाँ, तो मोबाइल और कैमरे से की जो फोटोग्राफी जो है, क्योंकि आपने वो दौर भी देखा है जब ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, मतलब अपर्चर और लेंस जो है वो पर्टिकुलर उस तरह से, और वो लेंस भी होते थे, हुड वाले लेंस अलग हैं, नॉर्मल लेंस अलग है ना। ठीक है, ठीक है। तो आज मोबाइल पे बड़ा सहज हो गया है और फोटोग्राफ भी नो डाउट बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हाँ, ठीक तो है। आपका क्या मानना है कि जो आज का दौर है जो इतना आसान हो गया है,
और उसको कंपैरिजन करें जो कैमरे की फोटोग्राफी थी। देखिए ऐसा है कि आसान हो गया, एक आम आदमी के लिए फोटोग्राफी मोबाइल से आसान हो गई, बट आज भी जितने प्रोफेशनल वर्क किए जाते हैं, जितने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं कि मोबाइल लेके जाएंगे और मोबाइल से शूट करके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपको पता है कि कितने मोबाइल के ऊपर जो जहां फोटोग्राफी का इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है, जिसको चिप बोलते हैं, उसका क्या साइज होगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये मेरे पास ये मोबाइल है, इसकी देखिए तो थिकनेस है, ठीक है, यहाँ पे इसके लेंस दिख रहे हैं और यहाँ बटन है। अब इसके पीछे कितनी जगह है, और जबकि अगर आप अपने प्रोफेशनल कैमरास देखते हैं, उसका चिप का साइज कितना बड़ा होता है। एक इमेज जो बनती है उसका जो साइज होता है वो मान लो 45 MB की फाइल बनती है, 47 MB की फाइल बनती है, 25-26 MB की फाइल बनती है। और जबकि आप इस मोबाइल से एक फोटो खींचे, वो कितनी उसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसकी फाइल जब आप इसमें देखेंगे उसका साइज तो बहुत बड़ा साइज नहीं होता। तो आप उसको कोई बहुत बड़े एनलार्जमेंट्स वगैरह सब इससे नहीं बना सकते। आपको वेबसाइट के ऊपर पिक्चर्स डालनी है, अपने फ्रेंड्स को पिक्चर शो करनी है, शादी वादी की फोटो खींचने जस्ट फॉर फन से कि भाई हमने फोटो शूट किया, यहाँ तक तो ये ठीक है। बट जब प्रोफेशनल की बात आती है तो आपको प्रोफेशनल कैमरा तो लेने ही पड़ेंगे, वो आप मोबाइल से नहीं कर सकते। ये है, ठीक है। अब छोटी सी अगर बात ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये शुरू में जब फोटोग्राफी शुरू हुई थी तो ये इस तरह का कैमरा जो है, आप ये देखिए, यहाँ इससे शुरू होते थे। अब आप ये सब कैमरा, ठीक है, अब इस कैमरे के अंदर देखिए कि सेटिंग कितनी है, गिनी चुनी सेटिंग है। इसकी शटर स्पीड अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे बेलो कैमरा देखा, ये प्लेट वाला कैमरा, इस पे फिल्म लगती है या पीछे प्लेट लगती है जी। तो अब इसमें बताइए कि इसमें आप क्या कर पाएंगे। फोटोग्राफी इस टाइम पे भी लोग करते थे और बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते थे, और आजकल के जितने एडवांस कैमरास आ गए हैं उसके अंदर भी फोटोग्राफी बहुत लोग करते हैं। तो आपने देखना कि आपकी फोटोग्राफी क्या करनी है, किस तरह से करनी है, क्या चीज यूज करनी है और उसका पर्पस क्या है फोटोग्राफी का, ये इंपॉर्टेंट है। और इक्विपमेंट इज प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वर्क के लिए चाहिए, मोबाइल से बात नहीं बनती। आप जो है बच्चों की कुछ फोटोग्राफी के तहत कई वर्कशॉप वगैरह भी लेते रहते हैं, और आपने कुछ किताब वगैरह में भी कंट्रीब्यूट किया है। हाँ। उसके बारे में कुछ आप अपने अनुभव बताएं कि आपका कैसा अनुभव रहा, और बच्चों को आपने जो फोटोग्राफी की कला सिखाने में मतलब एक योगदान दिया है अलग अलग इंस्टीट्यूट और कॉलेजेस में जाकर, तो आपका कैसा अनुभव रहा, बच्चों के अंदर कितनी जिज्ञासा रहती है, और आज बच्चे मोबाइल पे ज्यादा फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं बनिस्बत जो आपने जैसे अभी पुराना कैमरा आपने दिखा डाला। तो बच्चों के अंदर किस तरह की जिज्ञासा रहती है आपकी ये फोटोग्राफी कैमरे से करने के लिए? देखिए अब जिज्ञासा तो बच्चों में रहती है, ठीक है, लेकिन अब वो एक्सपेंसिव कैमरास खरीद नहीं सकते, एक बात। दूसरा, जो कैमरास हैं थोड़े हैवी भी होते हैं। आजकल कैमरा एडवांसमेंट भी बहुत हो गया है, मिररलेस कैमरास आ गए हैं, तो वो थोड़ा देखने में हल्के भी होते हैं और वो सब, लेकिन महंगे बहुत हैं वो कैमरास। तो बच्चों को तो अभी मोबाइल कैमरे से ही ज्यादा अच्छा है। उन्होंने क्या करना है कि अपना जस्ट फॉर फन सेक दे वांट टू टेक द पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स, कि कहीं जा रहे हैं अपना सेल्फी ले लिया, ये सब कर लिया, वहां तक तो वो ठीक है। जो प्रोफेशनली काम करते हैं उनको एक कैमरा लेना ही पड़ता है, वो लेते हैं, ऐसा नहीं है सीखने के लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज की तारीख में इंजीनियरिंग करके लोग निकल रहे हैं, जॉब्स नहीं है। हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर करके निकल रहे हैं, जॉब नहीं है, ठीक है। और भी किसी स्ट्रीम में आप ले लीजिए, तो वो लोग सब करते हैं, वो फिर प्रोफेशनली फिल्म मेकिंग में चले जाएंगे और प्रोफेशनल फोटोग्राफी में चले जाएंगे, तो उनको तो ये फिर इक्विपमेंट चाहिए ही चाहिए, वो मोबाइल से काम नहीं बन पाएगा। और मैं थोड़ा सा एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये भी कैमरा देखिए, एक 2 ब्राउनी कैमरा है, ये बहुत पुराना कोडैक का कैमरा है। ये 2 ब्राउनी कैमरा, बड़ा सिंपल सा 2 लेंस है, ठीक है, ये देखने के लेंस है, और ये देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत बॉक्स कैमरा। अब इस टाइम पे भी ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी नहीं होती थी, इस टाइम पे भी बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती थी। ये देखिए बड़ा सिंपल सा कैमरा, ये शायद देखा ही नहीं होगा, ये देखिए, ये आप देखिएगा। ये कैमरा तो बड़ा पुराना होगा सुशील जी।
बहुत पुराना है, ये तो मेरे जन्म से भी पहले का कैमरा है। और ये मेरा हिस्टोरिक कैमरा है जो मेरे फादर ने अपना फोटोग्राफी का करते थे। ये रोलिकॉर्ड एक कैमरा है, ये उनका है, और इसी कैमरे से मैंने काम करना सीखा था फादर से। ये देखिए, इसीलिए आपने इतना संभाल के रखा हुआ है इसे। बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास तो काफी सारी कलेक्शन है, ये मेरे पास बहुत कलेक्शन है कैमरास। ये आपके अभी भी फंक्शनल हैं कैमरास? ये बिल्कुल फंक्शनल है। अच्छा जी, बिल्कुल फंक्शनल है। हाँ, अभी नहीं तो वो रील मिल जाती है आपको इनमें डालने वाली? हाँ, रील मिलती है, अभी भी मिलती है रील, फिल्म वगैरह सब मिलती है, अवेलेबल है, लेकिन बहुत कम लोग शूट करते हैं। और मैंने देखा कि ज्यादातर मार्केट में, मैंने पता किया, जो फॉरेन फोटोग्राफर्स जो आते हैं ना, फॉरेनर्स, वो लोग अभी भी फिल्म पे शूट कर रहे हैं। अच्छा, जो फिल्म पे शूट कर रहा है उनके पास अपना पूरा प्रोसेस है, केमिकल सब अपना उनके पास है, वो सब कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बाहर फिल्म आज की तारीख में कहीं लेके जाएंगे तो कोई फिल्म प्रोसेस करने वाला है ही नहीं। तो आप जो भी कुछ शूट करेंगे, आपके फिल्म प्रोसेस सब खराब कर देंगे, आपका मेहनत खराब जाएगी, पैसा खराब जाएगा, सब बेकार जाएगा। ये है। सुशील जी, अभी एक प्रिया झा है स्टूडेंट, उनका भी एक कोई मैसेज है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि अंशुल जो है मेरठ से हैं, इनके भी माइंड में बहुत सारी जिज्ञासा है फोटोग्राफी को लेकर, और ये स्वयं बहुत अच्छी फोटोग्राफी मोबाइल से कर लेते हैं। ठीक है। तो अंशुल, आप जो है सुशील जी से कुछ पूछना चाहते हैं कि आपकी मीडिया फील्ड में इस फोटोग्राफी और कैमरे के प्रयोग का क्या उपयोग हो सकता है? तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा है अंशुल, आप इनसे सुशील जी से प्रश्न कर सकते हैं। बताइए अंशुल, क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अब सभी लोग फोटो पोस्ट कर देते हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, प्लेटफॉर्म, अनेक प्लेटफॉर्म है, तो सर वहाँ पे क्या क्या सावधानी होनी चाहिए कि एकदम हम कोई भी फोटो जो है हम तस्वीरों को हम एकदम शेयर कर देते हैं, तो सावधानी कौन कौन सी होनी चाहिए सर? अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप फोटो जो शेयर करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक होता है फोटो का कॉपीराइट। ठीक है, आप किसी की फोटो खींची हुई आप अपने नाम से उसको आप शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पिक्चर आपकी है। और आप देखो, शेयर करना एक अलग बात है, अदरवाइज मान लो आपने उसको शेयर कर दिया और किसी ने उठा के उसको अपना कमर्शियल यूज में उस पिक्चर को छाप दिया, तो वो जो है उनके लिए फिर वो प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो आपकी पिक्चर है नहीं, आप वो किसी को दे नहीं सकते। आप सिर्फ अपनी शूट की पिक्चर जो है, कॉपीराइट आपका है, वो आप दिखा सकते हैं। दूसरी चीज ये होती है कि एक जनरल वे में आप कोई भी पिक्चर कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपने किसी सेलिब्रिटी की फोटो शूट कर ली या किसी लेडी की फोटो शूट करके बिना उसके पूछे उसको कहीं आपने छाप दिया, तो वो आपको उसके ऊपर क्लेम कर सकती है कि भाई आपने मेरी पिक्चर ऐसे क्यों इसके ऊपर छाप दिया। तो सबसे पहले तो कॉपीराइट फोटोग्राफर का तो है, बट पहले उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फोटोग्राफर जो है वो शूट कर रहे हैं, कुछ लड़कियों को लेके कुछ शूट करना शुरू कर देते हैं कि हम आपका एक डाटा बैंक बना रहे हैं, उसमें पिक्चर्स हम डालेंगे, तो हर फोटोग्राफर को एक सर्टिफिकेट उनसे साइन करा लेना चाहिए, एनओसी, कि जब तक इसमें मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये फोटोग्राफ को मैं कहीं पे यूज करूंगा, तब जाके आप वो पिक्चर कर सकते हैं, अदरवाइज करनी नहीं चाहिए। हर एक का अपना कॉपीराइट है, हर एक का अपना वो है। तो जैसे मान लो किसी का एक प्रोडक्ट है, कोई पेंटर है, उन्होंने अपनी एग्जीबिशन लगाई और आपने जाके उसकी फोटोग्राफ पेंटिंग की शूट कर ली और उसको कहीं नहीं बेच दिया उठा के, तो वो फिर वो आपके ऊपर क्लेम कर लेंगे कि वो फोटोग्राफ कहाँ से आई, कहाँ से, वो आप नहीं उनको फोटो को यूज कर सकते, आप ऑब्जेक्शनेबल है वो। लगा कुछ जो आपका क्वेश्चन है? सुशील जी, ये एक प्रिया झा हैं, आप स्टूडियो को भी देख रहे होंगे, इनका प्रश्न है कि फोटोग्राफी में मतलब जॉब की क्या संभावनाएं हैं, ऐसा कुछ इन्होंने प्रश्न किया है। फोटोग्राफी की जॉब में तो कोई ऐसी खास संभावना नहीं है, क्योंकि मैं भी इतने सालों से फोटोग्राफी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा ही देखता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट आए, कहीं फोटोग्राफर की जरूरत है, तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं था कि कोई बहुत ज्यादा कोई हैंडसम सैलरी उसमें मिल पाएगी। इससे बेटर तो यह है कि अगर आपने अच्छी फोटोग्राफी आप करते हैं, तो बजाय जॉब करने के आप कुछ ना कुछ अपना एक प्रोफेशनल काम कीजिए, अपने काम को, अपने स्किल को आप कहीं और इस्तेमाल कीजिए बजाय इसके की जॉब में। फोटोग्राफी की जॉब के लिए इतना कोई ज्यादा वो है नहीं। किस तरह से स्किल अपने वो यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि वो फोटोग्राफी के इंटरेस्ट को प्रोफेशनली डेवलप कर सकें?
बस वही करना पड़ेगा। आप बाकी भाई जॉब्स वगैरह भी है नहीं। देखिए जहां भी फोटोग्राफी डिपार्टमेंट्स थे वो सब बंद होते चले गए हैं। जो भी जॉब्स, हाँ आपका मीडिया के अंदर अभी भी मिलते हैं, जो उनको स्टिल फोटोग्राफी चाहिए होती है, जो फोटो जर्नलिज्म के अंदर है, वो लोग तो फिर भी यूज कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है कि अब जैसे कोई आपका वो कोई पीआईबी का कार्ड बनता है, पीआईबी का कार्ड बनाने के बाद आप अपना पहले तो एक्सपीरियंस दिखाइए। आपको फोटो जर्नलिज्म का कार्ड इतनी आसानी से मिलेगा नहीं मीडिया फोटोग्राफर्स का। पहले आपको काम करना पड़ता है, 2-4-5 साल काम करें, फिर उसके बाद दिखाएं, फिर किसी मीडिया के साथ जुड़ें, उनके साथ मेहनत करें, और तब जाके आपको कार्ड वार्ड मिलते हैं। तो फिर लोग उसमें फोटो जर्नलिज्म के अंदर भी इस तरह से चले जाते हैं, और उनको एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक आम फोटोग्राफर जो है, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति भवन के अंदर आपने जाके फोटो शूट करना है, हर एक आदमी नहीं जा सकता। तो जिन लोगों को अपना एक पीआईबी कार्ड मिला हुआ है, जो प्रेस फोटोग्राफर्स होते हैं, वही अंदर जाते हैं। अब उनकी अपनी एक मोनोपोली होती है कि किसी को अवार्ड मिला, कुछ मिला, तो फोटोग्राफ अगर वो शूट कर रहे हैं उन्हीं के पास मिलेगा। आप अंदर कैमरा नहीं लेके जा सकते, आपको और कोई फोटोग्राफर फोटोग्राफ देगा ही नहीं, सिर्फ वही लोग देंगे। तो जर्नलिज्म के अंदर फोटोग्राफी का एक तो ये है, और एक आम फोटोग्राफ आप जैसे भी शूट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा आपको फिर पैसा मिलेगा नहीं, जहां तक अगर पैसे की बात है। और अगर आपका फोटोग्राफी स्किल अच्छा है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, नॉलेज अच्छी है, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर, आप फैशन शूट्स के अंदर जा सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल शूट्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम है जिसके अंदर आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं बजाय जॉब के। तो फोटोग्राफर्स को, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी जॉब में जाएं, अगर आपका काम अच्छा और अच्छे फोटोग्राफर है तो। ठीक बात कही आपने सुशील जी। मुझे लगता है प्रिया झा, आपका जो प्रश्न जो है उसका उत्तर आपको मिल गया प्रश्न का। सुशील जी, आज जो क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट है आजकल बच्चों के ऊपर भी, और बच्चे ही नहीं, हमारे उम्र के लोग भी और जो बुजुर्ग भी हैं आजकल काफी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज जो सोशल मीडिया है उस पर फोटो पोस्ट करने से पहले हमें क्या और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, एक आपके अनुभव और आपके जो है मतलब नजरिए से मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, वैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप फोटो पोस्ट कहाँ और कैसे कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने घर के पास घूम रहा हूँ, या कोई किसी लड़की की मैंने फोटो शूट कर दी, और कहीं से रिक्वायरमेंट आई कि भाई हमारे को लड़कियों की फोटो चाहिए उसको कमर्शियल यूज करने के लिए, तो आपने वो उठा के फोटो किसी को दे दिया, ठीक है, तो वहां आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आप फोटो शूट करने की बात कर रहे हैं, वैसे तो आप कुछ भी शूट करके कुछ भी डालें, सब देखते हैं, सब लोग करते हैं, कोई ऑब्जेक्शनल बात होती नहीं है कहीं। लेकिन कहीं किसी अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक आर्टिस्ट का जो पेंटिंग किसी ने फोटो शूट किया, और वो कहीं कुछ उन्होंने मेरे को आके बताया कि सर मैंने ये पेंटिंग फोटो में शूट किया था और ये मैंने वहाँ छपने के लिए उनको दे दिया। उनको कमर्शियल यूज चाहिए था, आर्टिस्ट के फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए थे। वो पेंटिंग लेके ना तो उनको आर्टिस्ट ने बुलाया, ना वो ऐसे ही देखने गए थे, फोटो शूट कर वो कहीं और छपवा दी, तो आर्टिस्ट ने उनके ऊपर केस कर दिया था, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो इस तरह के पिक्चर्स आप शेयर नहीं कर सकते। आप आजकल सबके पास कैमरास हैं, आप मेट्रो स्टेशन पे जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशन के ऊपर आपने फोटो शूट कर लिया, और मेट्रो स्टेशन का फोटो आपने कहीं शेयर कर दिया और वो कहीं छप गया, तो वो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप इस तरह के फोटोग्राफ्स नहीं शूट कर सकते, कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। बाकी आप जनरल फोटोग्राफ्स हैं, कुछ भी शूट करें, कैसे भी करें, इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपना काम किसी को दिखलाने के लिए, मैंने इतना अच्छी पिक्चर शूट किया, अच्छा फ्लावर मैंने शूट किया, अपना ये सब किया, ये सब करने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जहाँ कॉपीराइट की बात आती है वहां आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। सुशील जी, मैंने एक आपसे जो मतलब प्रश्न जो था ना, मतलब क्योंकि ये प्रश्न कुछ बच्चों ने किए हैं, मीडिया स्टूडेंट्स को पढ़ते हैं, इनका एक क्वेश्चन था कि भाई आजकल सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर देते हैं फोटो, वो किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब कई बार जो है मतलब उसमें भी कई कलाकारी होती है कि भाई वो किसी की फोटो, कई लोग जो जैसे कॉपीराइट की, जैसे आप बात ही कर रहे हैं कि भाई किसी की परमिशन लिए, तो सोशल मीडिया पे जो है अक्सर लोग जो फोटो जो है पोस्ट कर देते हैं, जो कि उनका खुद की फोटो नहीं होती है। तो आप क्योंकि इस फील्ड के इतने अनुभव आपका रहा है और सोशल मीडिया पे भी आप काफी एक्टिव हैं, तो आप क्या ऐसी मतलब सुझाव देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे हमें किस तरह फोटो प्रयोग करनी चाहिए और कैसी सावधानियां बरतनी चाहिए, अपनी प्रामाणिकता तौर पर समझने, या ये समझने कि भाई कोई हमें ऑब्जेक्शन ना करे, तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की फोटो और कैसे पोस्ट करनी चाहिए हमें, क्या सावधानियां?
मैं आपको देखिए एक चीज बताता हूँ कि आज की तारीख में सोशल मीडिया पे आप ये देखते होंगे कि एक आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े नेता लोग हैं, ठीक है, बड़े एक्टर लोग हैं, जो भी हैं, उनके सबके टेम्पर्ड फोटोग्राफ जो है ना लोग ऐसे डाल देते हैं। अब उनको क्या है कि आजकल ना ये इतनी छोटी चीज हो गई है कि कोई उसके ऊपर ना कोई ज्यादा वो देखते हैं यार दुनिया भर ऐसे सब करते रहो, एक छोटी सी बात के लिए कौन सिरदर्दी मोल लेगा, वो करते नहीं है। लेकिन अगर वो फोटो कहाँ से आई, किसने डाली, किस सोर्स से डाली, अगर ये कोई पीछे पड़ जाए आपके, तो आपको फिर वो बहुत प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो इस तरह की फोटोग्राफ्स तो मैं कहता हूं कि आपको डालनी ही नहीं चाहिए। मेरे को अभी ये समझ नहीं आया कि आप किस तरह की पिक्चर की बात कर रहे हैं, डालें या नहीं डालें, वो मेरे को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर तो किसी की भी नहीं डालनी चाहिए। मान लो मैंने फोटोग्राफ लिया और किसी के साथ उसको चेंज कर दिया और वो डाल दिया। मैं इसी पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था ना। हाँ, तो वो तो आपको पता लग जाएगा कि वो किस सोर्स से गई है, कोई पीछे पड़ता नहीं है। लेकिन अभी देखिए, अब हमारे जितने पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, इनके ऊपर कितने अलग अलग तरीके के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो सब टेम्पर्ड होते हैं। फोटोशॉप के अंदर उसको सब, किसके पास समय है वो सारा फोटो देख के वो देखता रहेगा। लेकिन अगर वो इशू बन गया तो फिर आप पकड़े जा सकते हैं और फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि इस तरह के पिक्चर्स ना डालें, बस ये है। आप अपने एक दूसरे के बच्चों के फोटोग्राफ्स, अपने फ्रेंड्स के, ये सब चलते रहते हैं। अब देखिए, मान लो आप देखा होगा कि गर्लफ्रेंड थी, उसकी फोटो खींच के ऑब्जेक्शनल फोटो आपने कहीं डाल दी, तो आप तो फंस जाएंगे ना। किसने कहा आपको सोशल मीडिया पे उसको एक्सपोज करने के लिए बात है? तो ये सब नहीं करना चाहिए। आप ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कि हम डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए। आपको खुद पता लगता है कि यार नहीं, ये नहीं डालना, हमने ये गलत है, ठीक है, वो ध्यान रखिए बस। मतलब सावधानी बरतनी चाहिए फोटो को भी एक्सपोज करने के बाद। बिल्कुल बरतनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक असाइनमेंट किया था, एक आर्किटेक्ट है, उनका मैंने डिजाइन किया हुआ घर शूट किया। अब मुंबई की कोई फर्म थी जिन्होंने उस घर को अवार्ड दिया कि वन ऑफ द बेस्ट 50 हाउसेज ऑफ इंडिया, और वो फोटोग्राफ उनसे मांगे जो आर्किटेक्ट हैं। तो जो पब्लिशर ने उनके एक लेटर भेजा कि फोटोग्राफर से एनओसी आप लेके आइए, ठीक है, वो ऐसे नहीं छाप सकते थे। मैंने आपको बताया कि जो कॉपीराइट है वो फोटोग्राफर का होता है। अब जो आर्किटेक्ट है वो फ्रेंड मेरे हैं, उन्होंने कहा कि सुशील जी आप ये आगे जरा ये लेटर साइन कर दो, क्योंकि ये फोटोग्राफ वो उनसे मंगा रहे हैं। तो मैंने कहा दे दो आप, भाई आप मेरे फ्रेंड है, फ्रेंडली मैंने काम किया है, तो आप ये फोटोग्राफ आप भेज सकते हैं। आपकी बिल्डिंग है, आप आर्किटेक्ट हो, आपका डिजाइन है, आपने मुझे बुला के मैंने शूट किया, भेज दो, उसमें क्या दिक्कत है? कह रहे नहीं, वो कहते हैं कि हमें फोटोग्राफर्स का भी एनओसी लेटर साइन किया हुआ चाहिए, क्योंकि कॉपीराइट फोटोग्राफ का होता है। अगर बाई चांस ये अगर नहीं हुआ और मेरी फोटोग्राफ कहीं छप गई और मैंने वो देख लिया, आजकल बहुत होता है, नेट से ऊपर कोई पिक्चर निकाली, मीडिया वाले देखो बहुत कुछ करते हैं। आपका जब आपका ये क्रोमा शूट होता है तो ग्रीन बैकग्राउंड पे शूट करके कोई भी पिक्चर डाल देते हैं। मेरे को किसी ने बताया कि सुशील जी आपकी एक पिक्चर ना वहां पे यूज हुई है, हमने देखा है, बैकग्राउंड के अंदर वो पिक्चर डाल रखी है। मैंने डाल दी। मैं एक छोटी सी चीज के लिए मैं क्यों सिरदर्दी मोल लूंगा? लेकिन अगर मैं चाहता अगर कोई इंपॉर्टेंट मेजर पिक्चर होती तो मैं एक्शन ले सकता था। तो ये ऑब्जेक्शनल चीजें कभी डालनी ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये है। आजकल काफी सॉफ्टवेयर और ऐप भी आ गए हैं, और आजकल फोटो लैब करके एक ऐप है, उसपे बड़ा आपका फोटो का स्टाइल ही चेंज करके आजकल प्रयोग हो रहा है। हाँ, नहीं सब करते हैं वो कॉपीराइट, वो बोले आगे छोटा सा माइनर से चेंजेस कर दीजिए इसके अंदर, आपको पता लगेगा ही नहीं। लेकिन वो सब पता लगता है। अगर ओरिजिनल फोटो अगर मैं अपनी दिखाता हूँ, उसके जो चेंज की हुई है, मतलब प्रूफ किया जा सकता है ये फोटोग्राफ मेरा है। ऐसे सुशील जी, आप फोटोग्राफी के अलावा कलाकारी भी आपने करी है, कुछ आपका इंटरेस्ट अभिनय की तरफ भी रहा है, आपकी बड़ी बहुमुखी प्रतिभा रही है, हम आपको काफी समय से जानते हैं। और आपको आजकल मैंने आपके कुछ गाने भी सुने, आज कल परसों आपने शायद स्ट्रीम यार्ड पे कोई गाना उस पे डाला हुआ था, स्टार मेकर कौन सा है आपका सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर आपने कुछ गाना भी गाया हुआ था। तो चलते चलते अगर आप एक आधा कोई गाने के जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो, अगर उसका भी कोई गाने के बोल सुना दें तो मेरे ख्याल से अब हम कंक्लूड करने वाले हैं। अच्छा, तो जाते जाते गाने सुना दें। अच्छा, कोई भी गाना जो भी आपको अच्छा लगता हो। मैं एक मिनट, मैं आपको जो स्टार मेकर पे किया था मैं वही सुना देता हूँ ना। मेरा खुद का गाना है।
जी जी, आपका स्वागत है। थोड़ा सा सुनाते हैं, देखिए। आवाज आ रही है? किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है समोरा, बर्बादी की तरफ है समोरा। सुरेंद्र जी, ये गाना मैंने फेसबुक पे डाला हुआ है। अच्छा, हाँ वो मैंने कल आपका जब मैं देख रहा था प्रोफाइल ना, उस पे मैंने देखा, इसीलिए मेरा मन करा कि आपसे जो है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, तो मन क्या क्यों ना आप गाना सुना जाए। सारे शौक है, पेंटिंग का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, गाने का शौक है, एस्ट्रोलॉजी का शौक है, एस्ट्रोलॉजी करके मैंने छोड़ दिया है, और बस इस तरह से अपना चलता है। मतलब आपके जीवन में बड़े विभिन्न रंग रहे हैं और आपने जीवन को जो है मतलब बड़ी रंगीनी से जिया है, खुशहाली से जिया है। और मतलब गाना बजाना, गिटार भी अपने आप को बजाते देखा है जब आप युवा थे। हाँ, गिटार है, माउथर्गन है, माउथर्गन भी बजा लेता हूँ मैं, ऐसा है। तो देखिए, लाइफ को ना आप एक आर्टिस्ट हैं बेसिकली, तो आपको उस आर्ट को आप फोटोग्राफी में ले जा सकते हैं, आप पेंटिंग में ले जा सकते हैं, आप राइटिंग में ले जा सकते हैं, आप फिल्म मेकिंग में ले जा सकते हैं। ये आपको आपके दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, फोटोग्राफी तो बहुत एक बेसिक चीज है, बट इस बेसिक चीज को एक ऊपर लेवल पे लेके जाना, तो अभी कभी दूसरे किसी सेशन के अंदर होगा, तो उसमें कभी क्या चीज है कि देखिए, आपको ना कोई चीज किस्मत से मिल जाती है जी, आप कितनी मेहनत करते हैं लेकिन वो नहीं हो पाएगा। अब कितने फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जो एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, ठीक है, 100 में से 100 फोटोग्राफर एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं, जिसमें से 90 तो लगा ही नहीं पाते, और जो 10 बचते हैं 10 में से भी 4 या 5 ही लगा पाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर है, और मैं तो अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा खुद का काम कुतुब मीनार के ऊपर लगा था। ASI ने अपना 150th ईयर सेलिब्रेट किया था, दिल्ली चैप्टर ने, तो वहां पे जो जवाहर सरकार साहब थे कल्चरल सेक्रेटरी, उन्होंने उस एग्जीबिशन को वहां पे इनॉग्रेट किया था, और 11 महीने तक वो एग्जीबिशन मेरी वहां चली थी। मतलब मेरे लिए एक अचीवमेंट, 11 महीने। बहुत बढ़िया। तो मतलब ये तो आपकी फोटोग्राफी मतलब यात्रा, जीवन यात्रा में तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी ये तो फिर। हाँ, और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बोलूंगा कि जो भी इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, मेरा जो फेसबुक पे अकाउंट है वो भी सुशील खंडेलवाल के नाम से ही है। उसमें काफी सारी चीजें आप वहां पे देखने के मिलेंगी, और जो कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से और कुछ समझना भी चाहते हैं, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, यहाँ पे 7 तो बजे गए, घंटा निकल गया पता नहीं लगा, है ना? तो वो कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं आपके माध्यम से मेरे को, ठीक है? और बताइए सुशील जी, आज का सेशन जो है वो मेरे ख्याल अंशुल जो है वो कनेक्टिविटी की दिक्कत है क्या है, वो शायद चला गया, नहीं तो उसने लास्ट में कंक्लूड उसी ने करना था वैसे। कोई बात नहीं। तो अभी क्योंकि कनेक्टिविटी का भी रहता है ना, कई बार जो है दिक्कत रहती है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं। आपने इतनी सारी जानकारी दी, और फोटोग्राफी की आप अपने आप में एक संस्थान है जिसे कहना चाहिए। यू योरसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन एज फार एज फोटोग्राफी इज कंसर्न। तो आज का सेशन जो है अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, और हम सच में आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने समय दिया। और आज जो है क्रिएटिव वर्ल्ड मीडिया एकेडमी द्वारा जो ये आयोजित की गई है जो लाइव जो था फेसबुक जो है, इसमें आप आए, आपने इतना समय दिया, अपने अनुभव की बातें कही, अपने जीवन की बातें कही। और मेरे को लगता है कि इस लाइव सेशन को जिस व्यक्ति ने देखा होगा, विशेष तौर पर क्योंकि हमसे ज्यादातर मीडिया के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं क्रिएटिव वर्ल्ड मीडिया एकेडमी के माध्यम से, और इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल तथा हेममालिनी पत्रिका जो नेपाल से निकलती है, उन दोनों के संयुक्त प्रयासों से द्वारका परिचय मीडिया पार्टनर है इसका। और मैं आप इन सब का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका मतलब हृदय की गहराइयों से आपका जो है धन्यवाद करता हूं। आपने समय दिया सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सुरेंद्र जी, मैं भी आपको सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका दिया। लेकिन आप ये देखिए कि 37-38 साल का
सफर, 40 साल का सफर फोटोग्राफी में, और 1 घंटे के अंदर वो नहीं उसको हम एक्सप्लेन कर सकते। तो बस ये छोटा सा एक ब्रीफ था, एक इंट्रोडक्शन था, मान के चलिएगा। और जब भी कभी इस तरह का जरूरत हो कि बच्चों को कुछ समझाना हो, बताना हो, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।